तो दोस्तों, आपके एग्जाम को देखते हुए और आपकी तैयारी को देखते हुए हम लेके आए हैं लगभग 100 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट। आज है पहला पार्ट का पार्ट 1। इसमें जो ऑडिटिंग सीए आईपीसीसी से संबंधित है उससे रिलेटेड हम इसमें पूछने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के इस पार्ट में। उम्मीद करता हूं अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली है, अगर आपने तैयारी नहीं करी है, दोनों ही केसेस में आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पहले खुद से देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपको थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा। जैसे ही आप एक बार वीडियो को बीच में पॉज कर लेना, पहले आंसर खुद से देना, उसके बाद में आंसर देखना। कहीं पे आपको डाउट आता है, खुद से बुक खोलना, एक बार पढ़ना, क्लियर हो जाएगा आधे हद तक। नहीं होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लगभग 10 से 11 पार्ट आने वाले हैं अपने ऑडिट एमसीक्यू सीरीज के। कोशिश की जाएगी अल्टरनेट डेज एक पार्ट को डेली अपलोड करने की। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा क्या बेहुदा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बेहुदा नहीं है। कई बार आसान क्वेश्चंस भी हम एग्जाम्स में गलत करके आते हैं ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन हमें इस बार हमारा केवल और केवल लास्ट अटेम्प्ट है, इसलिए छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी दोनों भूल होने से बचना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। Auditing is an independent examination of dash of an entity. Option number A, operation, internal control, C, financial information, or D, all of these. मोस्टली स्टूडेंट्स ऑपरेशन और इंटरनल कंट्रोल तो नहीं लगाते हैं, सी और डी में आके कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाँ सभी का एग्जाम करना होता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो सी और डी में आके जो कंफ्यूजन होता है उसके बाद में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलता है और जिस पे आते हैं सो वो आ जाता है आंसर। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अपना दिमाग की बत्तियों को दौड़ा लिया होगा और आंसर को लिख दिया होगा। आइए जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन भी नहीं आती है तो इसका मतलब आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई के ऊपर। पूरा फोकस लेके आइए पहले पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, ये भी निकल जाएगा और उसके बाद में बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नए न्यू कोर्स के हिसाब से आपको फिर से पढ़ना और फिर से क्लियर करना मई 21 में। कोशिश कीजिए नवंबर 2020 आपके आईपीसीसी का लास्ट हो और आप उसके बाद में सीधा सीए फाइनल में प्रमोट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नॉट शो अकाउंट्स और ऑल ऑफ दीज। ये मोस्टली बच्चे सभी आंसर सही कर देते हैं, तो आपको भी आंसर बताना होगा। बैलेंस शीट इसका आंसर होगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही तो होती है ना? जैसे आप सभी को पता है बैलेंस शीट ही होगा इसका आंसर। लेकिन काफी लोगों को डाउट होगा इसमें कि पी&एल भी हो सकता है, नोट्स टू अकाउंट भी और ऑल ऑफ दीज भी। तो काफी सारे समझदार बच्चे भी होंगे जो पी&एल भी लगाएंगे बैलेंस शीट पे, नोट्स टू अकाउंट पे और ऑल ऑफ दीज भी। लेकिन कुछ ही होंगे ना इतने अच्छे बच्चे जिनको इसका सही आंसर पता होगा, और कुछ ही होंगे जो गलत, क्योंकि हर एक चीज के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर सभी चीजें शामिल की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी और नोट्स टू अकाउंट्स भी। तो इसलिए अपने कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस डैश ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर है उससे संभावना और ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपनी एक्सप्रेस करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। जाहिर सी बात है ये तो आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा, एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अलॉन्ग विद अदर डिसिप्लिन्स सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ equips you with all the knowledge that is required to enter auditing as a profession। कहा जा रहा है साथ साथ अकाउंटिंग और लॉ की नॉलेज के साथ साथ आपको ऐसी और क्या नॉलेज की जरूरत होती है जो कि आपको जब आप एज ऑडिटिंग को अपना प्रोफेशन चुनते हैं, यानी आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो आपको कौन सी नॉलेज चाहिएगी? ऑडिटिंग की, टैक्सेशन की, फाइनेंस की, और टैक्सेशन और फाइनेंस दोनों की। तो जाहिर सी बात है बच्चे बोलेंगे डी आ रहा है, बहुत सारा आंसर करेक्ट है, और जाहिर सी बात है यही करेक्ट आंसर भी है। क्यों? जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके, इतने में मैं नेक्स्ट
स्लाइड पे आपको आंसर इसका दिखाने की कोशिश करता हूँ। जाहिर सी बात है जी, अगर आप कर रहे हैं कोशिश क्या ऑडिटर बनने की, तो आपको अकाउंटिंग और लॉ के साथ साथ ऑडिटिंग की भी तो नॉलेज और स्किल्स प्रोफेशन आपके अंदर घुसने चाहिए, दिमाग होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर ऐसे 200 ऐसे 200 क्या होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं ऐसे दोस्तों के हिसाब से क्या होते हैं ऑडिटर के, आपको ये बताना है। पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, बी टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी बोथ ए एंड बी अबव यानी दोनों, और डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना इसका क्या होने वाला है सही आंसर। फिर से पढ़ते हैं ऑप्शन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या ये ऑब्जेक्टिव होता है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये भी ऑब्जेक्टिव होता है? और सी, ये दोनों ही होते हैं, और डी कोई भी नहीं होता। बताओ क्या होते हैं? जाहिर सी बात है मोस्टली का आंसर सी होगा, क्योंकि इतना मैं मान के चलता हूं आपने पढ़ लिया होगा। जो ऑडिटर होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस देना और एक्सप्रेस करना अपनी ओपिनियन रिपोर्ट के माध्यम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सी 6, एज पर ऐसे 200 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर, ऐसे 200 के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो किसके अनुसार बनाई जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैट्यूट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। बताइए ऐसे 200 के अनुसार किसके अनुसार बनेगी? जाहिर सी बात है ऐसे बात कर रहा था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे, या स्टैट्यूट होंगे, या एप्लीकेबल एफआर। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होंगे, ऑडिट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्यों? जाहिर सी बात है आप भी यहीं पे आके एकदम सही आंसर कर रहे होंगे कि डी इसका करेक्ट आंसर है, और आपको पूरे 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 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट 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 है। आइए जान लेते हैं अब इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका है सी, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार ही इसका। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, द ऑडिटर्स डैश सेफगार्ड द ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एन इन्फ्लुएंस। कहा जा रहा है जो ऑडिटर है उसकी सेफगार्ड होती है ऑडिटर्स की एबिलिटी की, जो फॉर्म कर पाए अपनी ऑडिट ओपिनियन बिना किसी के प्रभाव में आए। तो जाहिर सी बात है मैंने इसको बताया हिंदी में, इससे आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, बी इंडिपेंडेंस, सी कॉन्फिडेंशियलिटी और डी इंटीग्रिटी। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे क्या कॉन्फिडेंशियलिटी तो बना के रखेगा ना, भरोसा विश्वास है एक दूसरे के बीच में, जिससे कि वो आगे वार्तालाप कर पाए एंटिटी के साथ में, और जो यूजर्स है उसका भी भरोसा जीत पाए। लेकिन आपका थोड़ा सा दिमाग यहाँ से हो गया है इधर से उधर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, नहीं बी होता है इसका, इंडिपेंडेंस बना के रखनी चाहिए ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, यानी ना केवल उसका दिमाग शांत और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी से प्रभावित ना हो, बल्कि उसे ऐसा दिखाना भी चाहिए कि वो है, यानी प्यार भी करे और जताए भी, हाँ मैंने तुमसे प्यार किया। ऑडिटर शुड हैव साउंड नॉलेज अबाउट ए अकाउंटिंग कंसेप्ट, बी ऑडिटिंग कंसेप्ट, सी बोथ ए एंड बी, और डी ऑडिटर के पास में किसकी जानकारियां होनी चाहिए? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या दोनों? बताइए। दोनों की जानकारियां होनी चाहिए। The preparation of financial statement of a company is the responsibility of, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जवाबदेही और किसकी जिम्मेदारी होती है? शेयर होल्डर की, ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, या सभी की? जाहिर सी बात है सारे हिस्से हैं तो सभी बनाएंगे ना, अपना अपना एक एक पन्ना कागज उठाएंगे और लिखेंगे ये मेरे हिस्से का ये पन्ना है, मेरे हिस्से का ये काम है, मेरे हिस्से का ये काम है, तो सभी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। जाहिर सी बात है ना, बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। आइए देख लेते हैं आंसर इसका। केवल मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर, कोई भी बिजनेस और कोई भी इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली ठीक प्रकार से अपने एक्टिविटीज को नहीं कर सकता बिना किस चीज की हेल्प के? बिना ऑडिट करवाए क्या उसका काम नहीं चलेगा? क्या बिना रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स बनाए उसका काम नहीं चलेगा? और या फिर दोनों ही नहीं, और या फिर दोनों ही? तो बताइए अब आप। जाहिर सी बात है ऑडिट की बात हो रही है तो ऑडिट तो करवानी पड़ेगी बंदे को, जब उसका काम चलेगा, नहीं तो उसकी कंपनी है, जो फैक्ट्री है, एंटिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो भी है उसका सब कुछ बंद हो जाएगा जी।
उसका होटल ढाबा जो भी ठेला वेला है सब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है बी, रिकॉर्ड और अकाउंट्स। यानी उसे रिकॉर्ड अपने मेंटेन करने पड़ेंगे और अकाउंट्स अपने बना के रखने पड़ेंगे, जब उसे पता रहेगा कि क्या नफा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो आप समझ गए यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट मीन यानी इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है? जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर। यानी जो मेरी राय है, जो मेरी सलाह है, जो मेरा मशवरा है, वो किसी और से प्रभावित ना हो। बी, ऑडिटर शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। ऑडिटर को किसी भी प्रभाव में आके कोई जवाब दाखिल नहीं करनी चाहिए, कोई ओपिनियन ऐसी नहीं देनी चाहिए गलत सलत। सी, ऑडिटर शुड बी अनबायस्ड। और ऑडिटर को क्या है, अनबायस्ड होना चाहिए, बिल्कुल। और डी, ऑल ऑफ दीज या फिर सभी। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको स्क्रीन पे शो हो चुका है आंसर। किसी को कोई डाउट हो कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर डाल के, टॉपिक डाल के पूछ सकता है। वैसे डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। तो चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।